नमस्कार दोस्तों, नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमारा जो समकालीन भारतीय सेकंड 10वीं क्लास की भूगोल विषय के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हम संसाधन का अर्थ और वर्गीकरण पढ़ चुके थे, इसी के संदर्भ में आज हमारा जो टॉपिक है वो संसाधनों की समस्या, मतलब उत्पन्न होने के कारण और उसके बाद में संसाधन संरक्षण के उपाय और संसाधन संरक्षण के बारे में किन लोगों के क्या विचार हैं, कौन सी पुस्तक लिखी, उसके विषय में हम जिक्र करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संसाधनों की समस्या उत्पन्न होने के कारण। संसाधनों की समस्या उत्पन्न क्यों हुई, हमें इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बहुत सारे कारण माने जाते हैं। वैसे तो संसाधनों की समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं, आइए हम समझते हैं इसमें। संसाधन मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। यानी कि प्रकृति में जो वस्तुएं हैं जिनका हम सीधा उपयोग करते हैं, है ना, वो जीवन की गुणवत्ता और विकास में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए संसाधन जो है मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण कारक है। तो संसाधन प्रकृति की देन है। जो भी संसाधन है, इतना कि मानव भी है, वो प्रकृति की देन है। तो ये कह सकते हैं हम कि संसाधन प्रकृति की देन है, अतः संसाधनों के अति दोहन से निम्न समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। संसाधन मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है तो सही, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या है कि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर दिया है, अति दोहन किया है। यानी कि उपयोग तो ठीक है, अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसका अत्यधिक दोहन से है वो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई हैं जानते हैं। संसाधनों के अति दोहन से बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई हैं, जो इस प्रकार से कुछ निम्न समस्या उत्पन्न हुई है। जैसे हम कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जल के अत्यधिक दोहन से, वहाँ पे अत्यधिक सिंचाई से गहन कृषि की जाती है, और गहन कृषि की जाने के कारण से अत्यधिक सिंचाई की जाने के कारण से वहाँ की भूमि जो है ना, उसमें समस्या उत्पन्न हो गई है, लवणीय क्षारीयता जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि में लवणीय व क्षारीयता जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो ये भी जल संसाधन का अत्यधिक दोहन हुआ है, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसी के संदर्भ में दूसरा हम बात करते हैं, संसाधनों का वितरण और उपयोग असमान है। भाई कहीं पर संसाधन जो है वो अत्यधिक है और कहीं पर संसाधन विहीन प्रदेश है। जैसे मान लीजिए पंजाब हरियाणा में जल है वो नदी नहरों के द्वारा जो है वो पूर्ति की जाती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान है वो सारा सूखा पड़ा है। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई है। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जहाँ पर संसाधन की कमी है और कहीं पे संसाधन बहुत ज़्यादा है। तो उपयोग भी इसी प्रकार से किया जाता है। जहाँ पे संसाधन संपन्न प्रदेश होंगे वहाँ पे संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, अत्यधिक दोहन किया जाता है, और जहाँ पे संसाधन कमी होती है वो जो है वो उसका कम उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भी संसाधनों के अत्यधिक दोहन से समाज है वो दो वर्गों में बट गए हैं। एक संसाधन संपन्न प्रदेश बन गए हैं, एक संसाधन विहीन प्रदेश बन गए हैं। जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते गए और जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते गए संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण से। तो ये जो है संसाधनों के वितरण और उपयोग में असमानता के कारण उत्पन्न हुई हैं। तीसरा टॉपिक हमारा पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होना। यानी कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से, इनके उपयोग से बहुत सारी प्रकार की पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी संतुलन उत्पन्न हुए। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, लगातार जो है वो तापमान बढ़ता जा रहा है। तो ये जैसे ग्लेशियर पिघलना, है ना, ये समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण से अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक जो है गर्मी या अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। तो ये था संसाधनों की समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या है और कौन कौन सी समस्या पैदा हुई है, ये हमारा ये टॉपिक है। उसके बाद में हम बात करते हैं संसाधन संरक्षण की। अब संसाधन संरक्षण किसे कहा जाता है? संसाधन संरक्षण का मतलब है कि संसाधनों का उपयोग व दोहन तीव्र गति से किया जा रहा है। यानी कि संसाधन है वो इतनी तेज गति से उनका दोहन किया जा रहा है और उनकी पुनर्भरण की दर है वो काफ़ी कम या धीमी है। जैसे कि मैं एक उदाहरण बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए जीवाश्म ईंधन है,
डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, इसका हम इतने तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं, तेज़ी से इसका दोहन कर रहे हैं, लेकिन इसकी पुनर्भरण की क्षमता बहुत कम है। यानी कि इनको बनने में वैज्ञानिक विधि से लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से हम संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, संसाधनों का पुनर्भरण उस गति से नहीं हो रहा है, इस कारण से ये समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो हमने क्या लिखा है, संसाधनों का उपयोग व दोहन तीव्र गति से किया जा रहा है, लेकिन पुनर्भरण की दर काफ़ी कम या धीमी है, इसलिए संसाधनों का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। यानी कि जिस प्रकार से हम संसाधनों का तेज गति से उपयोग कर रहे हैं, उस प्रकार से उसकी पुनर्भरण क्षमता है वो बहुत धीमी है, बहुत कम है, इसलिए संसाधनों का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। उसके बाद में हमने लिखा है संसाधन संरक्षण की उपाय। अब ये संसाधन संरक्षण के कुछ उपाय हैं, जैसे सबसे पहला कौन सा है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ये प्रश्न आ सकता है, वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संसाधन संरक्षण किसे कहा जाता है, संसाधन संरक्षण की उपयोग लिखिए। ये 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले उपाय में कौन सा लिखेंगे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, कि भाई हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी करते रहें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम संसाधनों को बचाकर इस प्रकार से हम विवेकपूर्ण बुद्धि से इसका उपयोग कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार उपयोग करना, जो हम आवश्यक है उसी के अनुरूप जो है हम संसाधनों का उपयोग करें, अति ना करें, तो संसाधन का संरक्षण हो सकता है। उसके बाद में वैकल्पिक संसाधनों की खोज। वैकल्पिक संसाधनों का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैविक ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, उसकी जगह हमें जो है उसके जो नवीकरण संसाधनों को उपयोग किया जाना, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, वो उपयोग में किया जाए, ताकि जो अति शीघ्र समाप्त होने वाले संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। उसके बाद में है धातुओं का पुनर्चक्रण व उपयोग, यानी कि जो रद्दी धातु हैं उनको दोबारा से पुनर्चक्रण क्रिया विधि के माध्यम से हमें उसका जो उपयोग करना चाहिए। इसी के अनुरूप अगला जो टॉपिक हमारा विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण को व्यक्त करने वाली पुस्तक। ये 1 नंबर के प्रश्न में जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं उसमें ये प्रश्न लगभग पूछा जाता है, बाकी कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ चुका है और आते हैं इस प्रकार का। तो भाई विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण की व्यक्त करने वाली पुस्तक कौन सी है, सबसे पहले स्माइल इज द ब्यूटीफुल। ये 1974 में लिखी गई और किसके द्वारा लिखी गई, सुमेसर के द्वारा लिखी गई थी। 1974 में लिखी गई थी और सुमेसर के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई है। दूसरा है लिटिल टू द ग्रोथ, ये 1972 में लिखी गई और डिमोस जो है लेखक उनके द्वारा जो है ये लिखी गई थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से विश्व स्तर पर संसाधनों को व्यक्त करने वाली पुस्तक के बारे में ये 2 पुस्तक हैं, विश्व पुस्तक हैं संसाधन संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले स्माइल इज द ब्यूटीफुल 1974 सुमेसर के द्वारा लिखी गई, दूसरा लिटिल टू द ग्रोथ 1972 में डिमोस के द्वारा लिखी गई थी। ये संसाधन संरक्षण के बारे में लिखी गई पुस्तकें हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। अगले हम बात करेंगे पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो संसाधन संरक्षण के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके रखिए, आगे हम बात करते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992। देखिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 में क्या है, ये संसाधन संरक्षण के लिए जो है वो लगभग 100 राष्ट्र अध्यक्षों ने मिलकर एक सम्मेलन किया है। और वो कहाँ पे किया है, वो क्या है दक्षिण अमेरिका। आप लोकेशन देख लीजिए एक बार, ये जो लोकेशन है वो इस प्रकार से है, ये उत्तरी अमेरिका और उसके बाद में ये दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका की ब्राज़ील, यहाँ पे ब्राज़ील देश है और ब्राज़ील देश का एक रियो डी जेनेरो शहर है। कौन सा है, रियो डी जेनेरो, ये एक शहर है कहाँ पे, ब्राज़ील देश में। ये यहाँ पर जो है ना वो ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील देश है यहाँ पर। ठीक है, ब्राज़ील देश के ये दक्षिण अमेरिका की ब्राज़ील देश में रियो डी जेनेरो एक शहर है, वहाँ पर प्रथम सम्मेलन हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। ये इसलिए एक चीज़ बताई जा रही है क्योंकि इस पर 10वीं क्लास में टिप्पणी लिखवाई जाती है, 2 नंबर 2.5 नंबर की एक टिप्पणी आती है, उसमें ये आपको थोड़े ध्यान रखना है। ठीक है,
तो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये प्रथम सम्मेलन था 1992 में हुआ था। अब दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में रियो डी जेनेरो शहर में, यानी कि रियो डी जेनेरो शहर है, वहाँ पर हुआ था। आप विश्व के मैप में लोकेशन में देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश के रियो डी जेनेरो शहर में ये सम्मेलन हुआ। अच्छा, उसके बाद में हम बात करें कि भाई इसमें जो है ना वो लगभग 100 राष्ट्र अध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। 100 देश है, 100 देश के अध्यक्षों इसमें भाग लेते हैं और भाग लेकर के वहाँ पर मीटिंग करके एक प्रस्ताव पास करते हैं जिसका नाम है एजेंडा 21। एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र है और ये प्रश्न ऐसे भी आया हुआ है कि एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है। कई बार क्या है, इसका उद्देश्य पूछ लिया जाता है या पूछ लिया जाता है एजेंडा 21 है क्या, उसका उद्देश्य लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र है। एजेंडा 21 भाई यहाँ पर जो है ना रियो डी जेनेरो शहर में इनसे जो 100 राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेते हैं, इसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसका नाम है एजेंडा 21। यह घोषणा पत्र है। वो घोषणा पत्र तैयार करके और सभी जो अध्यक्ष थे 100 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष थे, उन्होंने जाकर के अपने अपने देशों में इसको लागू किया। अब एजेंडा 21 क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला क्या है, गरीबी रोगों से उन्मुक्ति। यानी कि कोई भी देश है, अगर वहाँ पर कोई महामारी फैल जाती है, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो एक देश दूसरे देश की मदद करेंगे। इसका एक उदाहरण ये भी है, जैसे हमने जो 2019 में कोविड हुआ तो उसमें हमारे देश ने जो वैक्सीन है वो बहुत सारे देशों में इसकी सप्लाई की, बहुत सारे ऐसे टैबलेट हैं उसकी सप्लाई की। तो एक दूसरे देश सहायता करते हैं इस प्रकार से। कोई भयंकर रोग फैल जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा जाती है, तो एक दूसरे की मदद करते हैं, घोषणा पत्र में लिखा गया है। तो गरीबी रोगों से उन्मुक्ति। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण, कि भाई सभी देश मिलकर के और पर्यावरण की संरक्षण करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तीसरा है सतत पोषणीय विकास हासिल करना, मतलब एजेंडा 21 का उद्देश्य है सतत पोषणीय विकास हासिल करना। अब सतत पोषणीय विकास क्या है? वर्तमान पीढ़ी का विकास करते हुए भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचा के रखना। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि भाई विनाश रहित विकास क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। हम इसमें लिख सकते हैं कि विनाश रहित विकास, विनाश रहित विकास क्या कहलाता है? ये कहलाता है सतत पोषणीय विकास। विनाश रहित विकास यानी कि सतत पोषणीय विकास का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? वर्तमान पीढ़ी का विकास करते हुए भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचा के रखना, अर्थात विनाश रहित विकास करना ही क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। तो ये हमारा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, इस पर एक टिप्पणी लिखवाई जा सकती है। इसमें 1 नंबर का प्रश्न ये भी पूछा गया है, 1 नंबर का प्रश्न ये अलग इस प्रकार से पूछा गया है। ये मैप का भी प्रश्न आ सकता है, रियो डी जेनेरो शहर कहाँ है ये मैप में भी दर्शवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका अध्ययन करें, नोट्स बनाएं और ये निरंतर अपनी एक एक जो लेसन है उसकी अच्छे तरह से कई टॉपिक की तैयारी करते रहें। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जैसे जैसे आप एक एक लेसन को बढ़िया तरीके से अपने स्तर पर तैयारी करते जाएंगे तो वार्षिक परीक्षा तक आप बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए इन नोट्सों को बढ़िया सुरक्षित तरीके से, सुंदर तरीके से रंगीन पेन के माध्यम से इनको उतारें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें और लाइक सब्सक्राइबर भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।